वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल हिमाचल में योगी मॉडल के लागू किए जाने पर मचे घमासान पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया कि रेहड़ी, पटरी और सड़क किनारे की दुकानों में दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों यूपी में ही कई जगह खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाने की तस्वीरें वायरल हो रही थी। यूपी में इस आदेश के बाद अधिकारी सड़क पर उतरकर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर्स के खाद्य पदार्थों की ऑन स्पॉट जांच भी चल रही है। लेकिन ऐसा ही एक फैसला हिमाचल प्रदेश में कल हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूपी की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी, पटरी, तह बाजारियों को दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा। लेकिन इस पर बीजेपी विरोधी से लेकर कांग्रेस के अंदर तक विरोध शुरू हो गया। असम में बदरुद्दीन अजमलिक की पार्टी से लेकर हैदराबाद के ओवैसी तक कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े करने लगे। विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल से सफाई दिलानी पड़ी। फिर विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली भी बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश में लिए गए फैसले का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यथित करने के लिए हाईकोर्ट ने जो पहले आदेश दिए हैं उसी के मुताबिक इंतजाम किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स और तह बाजारियों को पहचान पत्र दिए जाने का फैसला हुआ है, लेकिन हिमाचल के तह बाजारी यूपी की तरह अब अपनी दुकानों के आगे नाम लिख पाएंगे, लगाएंगे या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि 7 सदस्यों की एक सर्वदलीय कमेटी बनी है जो स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर नियम कानून बनाएगी। ऐसे में सवाल है, क्या हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने का फैसला धार्मिक भेदभाव वाला कदम है? क्या उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट वाला नियम अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए बनाया गया? और क्या आम लोगों को साफ शुद्ध खाने पीने की चीजें मुहैया कराने की दिशा में लिए गए फैसले को राजनीति के तहत सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों और सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले ये रिपोर्ट। कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएं। We are bound to act on the advice that has been given by the Honorable High Court. ग्लव्स लगाने की बात की है, मास्क लगाते हैं भाई, हाँ लगाए हैं आप। सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ी पटरियों पर खाने पीने की शुद्धता बनाने के लिए सीएम योगी ने एक फैसला लिया। यूपी में उस फैसले पर एक्शन भी चालू हो गया, लेकिन वैसे ही कोशिश हिमाचल प्रदेश में करने पर सियासी बवाल हो गया। बवाल क्यों हुआ, पहले वो सुन लीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा सो कहा ही। इसी बयान से मिलता जुलता एक फेसबुक पोस्ट भी चिपका दिया और नीचे लाल झंडा लगाकर लिख दिया जय श्री राम। फिर क्या था, एक तरफ बीजेपी वाले तारीफ करने लगे, बीजेपी के विरोधी नाराजगी जताने लगे। अब अगर हिमाचल के कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह वो कौन किस धर्म के हैं, अपना नाम लिख के दुकान में लटकाने की बात कर रहे हैं, यूपी को फॉलो कर रहे हैं, यूपी के उस चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो फिर लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पॉलिसी एक ही है, दोनों ही हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला के अपना राजभोग करना चाहते हैं। बात तो ठीक कही है, अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते हैं, क्योंकि इसी तरह की बात हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर कही थी और दूसरे दिन के बाद उनकी टांगे लड़खड़ा गई। बीजेपी की आशंका सही साबित होती दिखने लगी जब बयान के फौरन बाद विक्रमादित्य सिंह से सफाई मांगी जाने लगी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से बात करनी पड़ी, आला कमान तक ने तलब कर लिया। नाराज है आपसे बात की गई बात की है, ब्रीफ किया आपने किसी को? देखिए, पार्टी हमारे साथ है और हम पार्टी के व्यक्ति हैं, इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। और बात ये हुई कि विक्रमादित्य सिंह को बताना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ फैसला लिया गया है उसका यूपी से कोई रिश्ता नहीं है। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा
कि डिस्प्ले किया जाएगा, कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका दुकान, उनको वो वितरित की जाएंगे लाइसेंस उस जगह का। सिर्फ इतना ही है, उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है। ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने ही कहा, लेकिन कल आपने पूछा, मेरे से मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट, हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ये बयान अब दे रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने क्या कहा था और विवाद के बाद क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। पॉलिसी रहेगी लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूँ कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशन होनी है। फिलहाल हिमाचल में रेहड़ी पटरी और तहबाजारियों को अपना नेम प्लेट लगाना है या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन इस फैसले की जनता ने जरूर तारीफ की। हिमाचल के लोगों ने भले सरकार की पहल का समर्थन किया, लेकिन फिलहाल ये फैसला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। वैसे यूपी और हिमाचल में ऐसे फैसलों के कई कारण रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी पर जूसों में अपशिष्ट मिलावट की तस्वीरें सामने आने के बाद सख्ती से फैसला लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अवैध तहबाजारियों की ओर से हिंसा के मामले सामने आने के बाद फैसले की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में खान पान की शुद्धता बनाए रखने के लिहाज से भी जांच पड़ताल का अभियान शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में आबादी के असंतुलन और अवैध आबादी के आरोपों के बाद कमेटी का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिहाज से सावन में भी नेम प्लेट वाली पहल की जा चुकी थी। हिमाचल प्रदेश में बाहरी तहबाजारियों की ओर से हिंसा और अवैध मस्जिद जैसे मामले विधानसभा में उठने के बाद बाहरी लोगों की पहचान की मांग उठी थी। हालांकि दोनों ही राज्यों में रेहड़ी पटरी और तहबाजारियों की पहचान जाहिर करने के पीछे बड़ा मकसद जो था वो खान पान की शुद्धता बनाए रखने का था। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार अब रेहड़ी पटरी पर लगने वाला फैसला शायद ही अमल में ला सके, जबकि उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी विभाग के मोबाइल लैब भी साथ चल रहे हैं। हर दुकान पर प्रोपराइटर का नाम भी चस्पा किया जा रहा है और लोगों को खाने पीने की शुद्ध चीजें मिले, इसकी गारंटी की कोशिश भी चालू है। आज तक ब्यूरो। योगी का आया नाम तो कांग्रेस में मच गया घमासान। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ हैं। और विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही प्रदीप भंडारी जी शुरुआत करते हुए, उत्तर प्रदेश या फिर योगी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है जिसको लेकर आप लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। बड़ी तारीफ विक्रमादित्य सिंह की आप लोगों ने शुरू कर दी। उनका यह कहना है कि इसका उत्तर प्रदेश से या फिर योगी जी से कोई लेना देना नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना फैसला हो सकता है जिसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे, प्रदीप भंडारी जी? चित्रा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा गांधी परिवार जो है, उसको इस बात से दिक्कत होती है जब भी उसको लगता है कि उसका वोट बैंक जो है वो देश भर में खिसक सकता है, वो इस तरीके का एक्शन लेते हैं। पहली बात तो समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्शन लिया है वो कोई स्वतः नहीं लिया है। ये आज तक की रिपोर्ट चित्रा जी, जिसमें किस तरीके से जब सजौली में लीगल मस्जिद की बात हुई थी तो पहले कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसके बाद भी जब जनता की आवाज नहीं रुकी फिर जाके उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। ठीक इसी तरीके से अभी जमीन पे वो समझते हैं कि देवभूमि के अंदर ये सेंटिमेंट है कि खाने में शुद्धता होनी चाहिए देवभूमि में, तो उनके एक नेता ने इसके बारे में बात करी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि अरे ये बात अगर जागे जाएगी तो फिर हमारा वोट बैंक जो है वो आखिर पीछे चले जाएगा। मुझे बताइए चित्रा जी, अगर इनकी नीयत साफ होती तो वक्फ के ऊपर ये ऑल इंडिया पोस्ट क्यों करते, जो उतना ही बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर, वहां वो अपोज करेंगे जिससे कि वोट बैंक को इनको समेटा जा सके। वहीं अगर आप कर्नाटका के अंदर देखेंगे, कर्नाटका के अंदर ये क्या करते हैं, ये गणेश जी की मूर्ति को जो है पुलिस वैन के अंदर करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इनकी मकसद हिंदू विरोध है, इनकी मकसद यही है कि एक तरफ तो लॉलीपॉप दे दो और जब कोई नेता आगे बोले तो वापस इसीलिए ले लो कि वोट बैंक नहीं आगे करे। ठीक है अजय वर्मा जी, अब आपके पास आते हुए, मान लीजिए अगर योगी मॉडल ही है, आपके खुद के मंत्री जिनका ये बयान है,
बाद में अब जब आला कमान उनको तलब कर लेगा, जब उनको डांट फटकार पड़ेगी, जैसा कि ओपोजिशन की ओर से दावा किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी जुबान चेंज कर ली और कहा कि योगी मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं का कोई मॉडल है, और जब से ये बात सामने आई है वहां की जनता स्वागत कर रही है। मनाली के कई ऐसे रेहड़ी पेटरी दुकानदार हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो चूंकि अब इसमें योगी जी का नाम आ गया तो भैया अब इसको लेकर बवाल मच गया है कांग्रेस पार्टी में। किसी मॉडल को अगर फॉलो किया जा रहा है तो क्या गलत हो गया अजय वर्मा जी इसमें? चित्रा जी देखिए, अभी प्रदीप जी भाजपा के प्रवक्ता खिसियानी बिल्ली जैसे खंबे नोचती है ना, आप बात कर रही थी हिमाचल की, पहुंच के जाना था जापान, पहुंच गए चीन, इन्हें चीन से बहुत प्यार है तो इधर उधर घुमाते हैं, इनकी खूबसूरती है ये। अच्छा, मैं अब आप थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा चित्रा जी, आप इसमें आप गलत हैं यहाँ जो आप कह रही हैं। विक्रमादित्य का सारा बयान सुन लीजिए, ना तो उन्होंने योगी मॉडल कहा, ना उन्होंने योगी जी का नाम लिया, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश। आप प्लीज मेरा कहना अगर माने तो बयान सुनवा दीजिए, मैं सुनवाता हूँ। सुनवा दो, सुनवा। अब पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सुनवा दीजिए भाई। अजय वर्मा जी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मैं सुनवा देती हूँ कि योगी मॉडल किस तरह से कहा पहले उन्होंने, और बाद में अपने, अरे आप ध्यान से हमारा पैकेज ही स्टोरी देख लिए होते तो अजय वर्मा जी आपको गुजारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जैसी और रेहड़ी पटरियों के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। अब तो आपकी दुविधा खत्म हो गई अजय वर्मा जी? चित्रा जी आपकी दुविधा खत्म है। आप योगी मॉडल कह रही हैं, उन्होंने योगी मॉडल और आदित्य नाम और बीजेपी का नाम ले लिया। यूपी की तरह बोला तो मतलब क्या सुनना चाहते हैं अजय वर्मा जी? कहाँ की बात आप उनको बता रहे हैं कि पहुंचना था, जापान पहुंच गए, चीन, मुझे तो लग रहा है आपने जाने कहाँ घुमाना चाहते हैं अजय वर्मा जी। तो मैं भी रहता हूँ, यूपी तो मेरी भी है। हाँ। यूपी तो 26 करोड़ लोगों की है। कौन मना कर रहा है कि यूपी आपकी नहीं है? मुद्दे पर आते हैं अजय वर्मा जी, आपकी यूपी कितनी है इस पर चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दे पर आते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर उस तरह का यूपी जैसा मॉडल हिमाचल प्रदेश में लागू हो रहा है, क्या दिक्कत है अजय वर्मा जी? बताइए। मंत्री जी को ही तलब कर लिया गया, विक्रमादित्य जी को तलब। देखिए, मंत्री जी को तलब नहीं कहा, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ कंगना रनौत नहीं है कि पहले माफी बोल देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, फिर सारा का बीजेपी आईटी सेल लग जाएगा। काले कानून इनकी मंशा, इनका एमपी कहलाते हैं, इनका प्रयोग है, सहयोग नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे हाईकमान से चर्चा करिए, हमारे परिवार है। विक्रमादित्य जी भी तो उन्होंने कहा मेरा ना कोई ऐसा उद्देश्य है, ना सरकार का कोई उद्देश्य है। हाँ, रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेहड़ी पटरी जो उन्होंने कहा है उसके लिए कोई बनेगा और उस पर सिस्टम लागू करेंगे। हम लोग बांटने का काम नहीं करते चित्रा जी, ना हम सोशल फैब्रिक खत्म करते, ना हम हिंदू मुस्लिम करते। क्या बात है, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सेम बातें लागू हो तो वहां पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर सेम मॉडल लागू हो तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वहां पर तो विकास की राह तय करने के लिए, मतलब ये दोहरा चरित्र तो नहीं हो सकता है ना? चाहे एआईएम हो, हमारे साथ बैठे हुए हैं नेताजी, उनसे मैं इस सवाल का जवाब जानूंगी। देखिए, एक ही जैसे दो अलग अलग डिसीजन दो अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से लिए जाएं। यूपी में धर्म के आधार पर होता है ये कहती है कांग्रेस, और हिमाचल प्रदेश में अगर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो वहां की तरक्की के लिए। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर चरित्र एक जैसा होना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी बाकी नेताओं के पास जाऊंगी। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए हिमाचल प्रदेश हम करें बोलिए जी। मैं कह रहा हूं चित्रा जी, अगर हम करें तो कम्युनल और ये करे तो सेक्युलर, ये किस तरीके का मापदंड हो गया? मुझे बताइए चित्रा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार है? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के व्यक्ति कोई कांग्रेस पार्टी के शासन से सीखने की नहीं बात कर रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन से सीखने की बात कर रहा है, क्योंकि भी उनको पता है कि भाई कोई भी काम होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता का हित करती है। और इससे साबित हो गया कि कांग्रेस को खुद के मॉडल पर विश्वास नहीं, कांग्रेस के खुद के मंत्री को खुद के मॉडल पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या
योगी मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में, जो सवाल वो पूछ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? चित्रा जी देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट में उसकी कंपनी का नाम लाइसेंस करना ये कोई मॉडल नहीं है, ये भारत सरकार के नियम के अंदर आता है। और एफएसएसआई का एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और उसके बाद कई ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी नए नए नियम आए हैं। मुझे याद है 5 मार्च 2014 को एक नया गजट प्रस्तुत किया गया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट। 2014 से लेकर 2024 तक ये नियम लागू है और भारतीय जनता पार्टी की 2 दर्जन से ज्यादा जगह सरकारें हैं। लेकिन अगर उनके अधिकारी, उनकी सरकार खाली जियो बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं और लागू नहीं करते हैं, तो ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी और सत्ता वालों से पूछना चाहिए। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि किसी का नाम लिखा जाए या किसी का कंपनी का नाम लिखा जाए, जीएसटी नंबर लिखा जाए, बिल्कुल लिखना चाहिए। ये तो रूल है एफएसएसआई के। एफएसएसआई के अलग अलग मॉडल्स हैं, उनकी आप वेबसाइट पे जाइए, ये लगे नए उन्होंने अपने फॉर्म्स डिस्प्ले कर रखे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो खुद खाद्य संस्थान के मुख्यमंत्री, खुद उसके नेता हैं, खुद उसके मंत्री हैं, वो खुद नहीं लागू करा पाते हैं। हम तो खिलाफ इस चीज के हैं जब आप उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था जब कांवड़ यात्रा पे आपने कहा कि आप नाम लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए वेज दे रहे हैं, नॉन वेज दे रहे हैं, आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन किसी से आप नाम लिखने पे कैसे आप जाति कर सकते हैं? और तुरंत भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। हमारा एक ही काम है, इस देश में रेहड़ी पटरी वाले हों या दुकानदार वाले हों, स्वच्छता नियम सबसे ऊपर होनी चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि हम वेजिटेरियन खा रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। इसमें सफाई, हाइजीन स्टैंडर्ड, ये तो बेसिक चीजें हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ढीला ढवाली क्यों कर रही है, या देश की सरकार क्यों कर रही है? 2014 में आपने नियम बना दिया और आज आप उसी पे अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम 10 साल बाद लागू नहीं करवा पाए, अब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछो, कभी गए थे उस गजट पत्र को देखने के लिए जो 5 मार्च को 2014 में आपने नया स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट किया था? मुझे पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उस गजट के बारे में, उस जियो के बारे में उसको पता ही नहीं होगा उसमें क्या है। और तब तो पीठ थपथपा रहे थे अपनी कि हमने देश बदलना आए हैं। 10 साल बाद वही काम करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा के नियम क्या है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन को, लेकिन खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर जब किसी भी राज्य की सरकार उसको लागू करवाने का प्रयत्न करती है तो फिर उसको कम्युनल चश्मे से क्यों देखा जाता है? मैं आऊंगी विशाल जी आपके पास, लेकिन आदिल हसन जी पहले आपका जवाब मैं चाहूंगी। आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाहती है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में? खाद्य सुरक्षा के नियम है, अगर कुछ नियम लागू करा दिए जाए, जो कि मनाली के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, अब एमआईएम को इस पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। हसन साहब, मैम आप ही ने देखा कि वायनाड में राहुल गांधी जहाँ जनों दिखाते थे वहां चुनाव अमेठी हार जाते हैं, वायनाड में जिताया। अब उनकी बहन एक भी माइनॉरिटी मुद्दे पर आज तक नहीं बोली है, लेकिन वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। आप बताइए 10-15 मॉब लिंचिंग हुई, राहुल गांधी एक मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। आप ये जो सिजौली में 7,000 से ज्यादा इलीगल है, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया। एक मस्जिद की बात आई, मस्जिद कमेटी ने बोल दिया कि ठीक है मैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। आप देखा अभी आसाम में गोपालपारा में बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है, उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। रामगिरी पे कांग्रेस कुछ नहीं बोली, नीलेश राणे पे कांग्रेस कुछ नहीं बोली, मध्य प्रदेश में खरगोन पे कांग्रेस कुछ नहीं बोली। आपने देखा आप ही के शो में एक बार बात हुई थी, जो 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता, राजस्थान पे अशोक गहलोत 4 किलोमीटर दूर जाकर मिले थे और सिर्फ 5 लाख रुपया कंपनसेशन दिया था। मोनू मनेसर छूटा घूम रहा था, कांग्रेस कुछ नहीं बोली। तो कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व का एक आदत है, जहां पे जैसा सूट करता है वो कांग्रेस करती है। आप पूछिए वायनाड जाएंगे तो प्रियंका क्या बोलेंगे? एक भी माइनॉरिटी इशू पे राहुल और प्रियंका बतला दें इनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ पे है? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए क्या? एएमयू किशनगंज पे नहीं बोलेंगे, जामिया का फंड खत्म हुआ उस पर नहीं बोलेंगे, एएमयू अलीगढ़ का फंड खत्म हुआ उस पर नहीं बोलेंगे। और जहां पर तेलंगाना में माइनॉरिटी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी एक भी मिनिस्टर माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है। कांग्रेस ने एक भी माइनॉरिटी को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा में, हिमाचल प्रदेश वाले पर भी बोल लीजिए। हम दिखा रहे हैं नेम प्लेट का फैसला क्यों लिया गया, यूपी और हिमाचल दोनों ही जगहों पर टीवी स्क्रीन के नीचे हम वजह उसकी गिना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या है आप लोगों का स्टैंड जो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर इतना ज्यादा? हमारा स्टैंड है कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस एनआरसी शुरू करती है, बीजेपी उसको फॉलो करती है। बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई तो कांग्रेस इसकी जननी है, शुरुआत कांग्रेस ने किया। हम कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं करते। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है वो ढकोसला है। तो एक माइनॉरिटी इशू पे सुनिए, जो बी टीम बोलते हैं, पूछिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम क्या थे?
जगन की सरकार, वाईएसआर की सरकार, रोसैया की सरकार और किरण कुमार रेड्डी की सरकार जब हमने बचाई तब हम क्या थे, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा जब भेजा वोट दिया तब हम क्या थे, प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति बनने में वोट दिया तब क्या थे, मीरा कुमार को जब हमने राष्ट्रपति में वोट दिया तब क्या थे, और अभी रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, सुबह शाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का तारीफ लिए खटते नहीं है, बोलते हैं वाहिद एक एमपी है जो मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का और तेलंगाना की आवाज अगर संसद में उठाता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजय वर्मा बड़े हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष बना है, वो सच्चाई जानते हैं रेवंत रेड्डी साहब कि बैरिस्टर एक बेबाक आवाज है, हक बोलता है। इन लोग के डबल मास्क है, राहुल एक माइनॉरिटी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, प्रियंका गांधी एक मुद्दे पे नहीं बोलती है, सिर्फ तो भाई कब तक हम बंधुआ गुलाम बन के रहेंगे, हम क्या बंधुआ बनने आए हैं? अरे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सुनिए आदिल हसन साहब, आप न जाने कहां कहां जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है, खाद्य सुरक्षा नियम के तहत अगर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, विक्रमादित्य कहते हैं कि यूपी की तरह यहां पर भी रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट हम छिपाने में, मेरा ये सवाल है, हम नाम को छिपाने में इतना भरोसा क्यों करते हैं? हम इस तरह से लोगों को क्यों प्रोवोक करते हैं? आप मेरी बात सुनिए कि आप अपनी चीजों को छिपा कर रखें। हम समाज को इस नजरिए से क्यों देखते हैं कि अगर कोई हिंदू अगर नाम लिखता है तो वहां पर ज्यादा लोग जाएंगे खरीदारी करने के लिए, कोई मुसलमान आता है तो वहां कम। इस तरह का भ्रम फैलाने का काम क्या एमआईएम की ओर से नहीं किया जा रहा है? हम जब लोगों को बार बार ये उनके दिमाग में भरेंगे कि नहीं नहीं नाम आ जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा, आप नाम लिखेंगे तो फिर आपकी पहचान से आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। छिपाने में इतना ज्यादा भरोसा क्यों है आदिल हसन साहब? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मैम भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। अल कबीर, अल तमस, अल जितने भी अल करके हैं, सब कोई जैन कम्युनिटी से, कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से, उनको बोलिए कि अपने अपने नाम के नाम, अपने पिताजी के नाम से, अपने माताजी के नाम से वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी अल कबीर हो गई, अल तमस हो गई, अल फुरकान हो गई, भाई पैरामाउंट हो गई, सब नाम आप मेरा रख लीजिएगा, उस पर कोई बोलेगा नहीं क्योंकि हजारों करोड़, 20,000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू आता है। कौन मना कर रहा है? बोलिए, आप बोलिए कि कौन कौन से उनके मालिकों का नाम बताइए, हम क्यों छिपाने में भरोसा रखें? जो भी इस तरह का नाम रखा है बताइए कौन है वो लोग, क्यों छिपाने में भरोसा रखें? यही तो मेरा सवाल है ना आदिल हसन साहब। इस देश का ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है 10 एक्सपोर्टर है, वो जैन कम्युनिटी से, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से। क्या नाम है? क्या नाम है? ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे ना, आप नाम बताइए ना। अब आप यहाँ पर तो बता के चले जाएंगे, फिर अब बाकी दर्शक कंफ्यूज होते रहे। आप नाम बता दीजिए कौन है ऐसे लोग। मैम आपके पास आपकी टीम है, उसको बोलिए अल कबीर का मालिक का नाम देख ले, मेरी ही टीम का मालिक का नाम देख ले, आप 10 टॉप बीफ एक्सपोर्टर का देख लीजिए, सतीश अग्रवाल, 10 टॉप बीफ एक्सपोर्टर देख लीजिए। सतीश अग्रवाल बोल रहे हैं, उसका नाम तो आदिल नहीं है, सतीश अग्रवाल का नाम तो आदिल नहीं है, बोलिए उसको सतीश अग्रवाल के नाम पे करे, सब्बरवाल बोलिए अपने नाम पे करे। भाई 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है तो ठीक है, गरीब जो बेच रहा है ठेला पर, गरीब जो 10 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है, बिल्कुल पूरी ज्यादती। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने नाम से करें, क्या दिक्कत है? विशाल मिश्रा जी, इस पर जरा आप जवाब दे दीजिए। अब जिन लोगों को करोड़ों करोड़ों का फायदा होता हो वो तो नाम बदलने कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर गरीब अगर अपना नाम बदल ले तो उसको लेकर यहाँ पर अलग ही सियासत शुरू हो जाती है। विशाल मिश्रा जी, और ये जो हिमाचल प्रदेश जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर भी पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद आदिल हसन जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। विशाल मिश्रा जी। देखिए जी, ठीक है, आपने कहा कि पहले हिमाचल पर टिप्पणी। चित्रा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सी अब राजनीतिक वातावरण बन गया है कि यदि कोई मॉडल है, यदि और वो अच्छा है और वो समाज को हित में है और उसे कोई दूसरा इम्प्लीमेंट कर रहा है तो महज इसलिए रोक दिया जाए कि क्योंकि नहीं वहाँ पर किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, उसके सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये तो कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। नंबर 1। नंबर 2, आप हमें ये बताइए बात कहाँ से शुरू हुई? जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि ठेले वाले, रेहड़ी वाले, आप उनको क्यों नहीं बोलते जो अवशिष्ट मिला रहे हैं? जिस प्रकार के फोटोज आ रहे हैं, जिस प्रकार के अवशिष्ट थूकना और ना जाने क्या क्या चीजें हो रही हैं चित्रा जी, क्या व्यक्ति को जो है स्वस्थ जो है अब जो है मतलब वो पैसा दे रहा है क्या ये सब खाने के लिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आकर आगे बोलते हैं? बताइए ना। आज जो बोल रहे हैं कि ये अत्याचार किया जा रहा है, मैं कहता हूं अगर एक्शन में सीसीटीवी लग रहा है, अगर ठेले वाले के ऊपर जो है नाम लग रहा है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो तय होगी कि वो कुछ भी पिला देगा जूस के नाम पे। अवशिष्ट पीने के लिए लोग बैठे हैं, अवशिष्ट पीने के लिए पैसा देते हैं, थूक कर रोटी खाने के लिए पैसा देते हैं। कैंटीन में लगेगा तो कम से कम कैमरे में चीजें रहेंगी ना चित्रा जी, उसके मन में एक डर तो आएगा। ये कौन सी मानसिकता बनती जा रही है? ये इंसानियत वर्सेस जो है मानवता की लड़ाई है। उन लोगों को बोलो ना कि क्या ऐसा अवशिष्ट क्यों मिलाया जा रहा है, तो चित्रा जी कुछ तो कदम सरकार उठाएगी।
आप मुझे बताइए कि बड़े से बड़े होटल में जाइए, कहां पर जो है वो जो है नेम प्लेट नहीं लगा रहता है, मुझे आप बताइए कहीं पर है कि नेम प्लेट नहीं लगा रहता है? और कौन खाने से इनकार कर देता है? लेकिन नहीं, या वो चूंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना चित्रा जी, दिक्कत यहां है, बात को समझिए। और दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनसे पूछिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSA 2006 का जो धारा 56 है वो महाराज जी ने लागू किया है। आपकी भी तो सरकार थी, क्यों नहीं लागू कर दिए थे? पूछिए इनसे, अभी बोल रहे थे ना कि क्यों नहीं लागू किया। मैं कहता हूं 2006 की धारा का 56वां, 2006 के नियम का 56वां धारा महाराज जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं कर दिया था? लेकिन नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछिए ना कि कोर्ट में माननीय न्यायालय ने इनको क्या फटकार लगाई थी जब ये उन दोषियों, आरोपियों के बम ब्लास्ट के लोगों को छुड़ाने की पैरवी कर रहे थे। हाँ। माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनको अवार्ड, पद्मा अवार्ड दे दिया जाए। क्या ये तो तुष्टीकरण की हद की राजनीति है? और आज यहाँ पर बैठकर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? और सबसे पहले दर्द भी इन्हीं को होता है। और रही बात AIMIM वाले, उनसे पूछिएगा कि अपनी उनके पार्टी का पूरा नंबर तो जरा बता दें। जब एक अरे कहाँ छिपा के रखा है उन्होंने कहाँ छिपा कर रखा है? विशाल मिश्रा जी, कौन नहीं जानता? तो शॉर्टकट में लिखने के लिए हमने AIMIM लिख दिया ना, किसको नहीं पता है उनकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी, जो विशुद्ध रूप से, जो सेकुलर का चोला ओढ़ के विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं धर्म की, विशेष वर्ग की, वो जब अब बताइए जो उत्तर प्रदेश में नियम आया है, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं लौट रही डिबेट में, ठीक है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी आज तक पर। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर विक्रमादित्य जी की ओर से यूपी मॉडल को लागू करने की बात कही गई, हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि सियासत से उनसे बात जो निकल गई है उसमें हकीकत भी है। यूपी का मॉडल उस दृष्टि से अच्छा है जो वेंडर पॉलिसी को जिनने प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर उस तरह से उन्हें लागू करने की बात हिमाचल प्रदेश में सोची है तो उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र उनकी बात में आ गया, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छी चीज कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि फ्रेम फ्रीज हो रहा है किसी की वजह से। हाँ बोलिए जिक्र करिए ना, उत्तर प्रदेश का जिक्र करिए। जी। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मंत्री की बातचीत में भी थोड़ा उसका प्रभाव दिखा है। हाँ, नहीं इतना ज्यादा बवाल क्यों? उन्होंने ट्वीट भी किया, हम वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं जिसमें नीचे जय श्री राम भी लिखा हुआ था। खबर आई कि बाद में आलाकमान ने उनको तलब कर लिया है, फिर राजीव शुक्ला जी की ओर से भी अपनी बातें कही गई। जो इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, वहां पर योगी मॉडल लागू किया गया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े हुए थे, ये कहा जा रहा था दरअसल हिंदू मुसलमान वहां पर बीजेपी करना चाहती है, तो क्या उसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी है? जयराम ठाकुर जी, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया तो उसको कांग्रेस पार्टी के ऊपर के बड़े नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर अच्छी बात उत्तर प्रदेश में भी हुई है, और आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में भी ये लोगों की ओर से मांग आ रही है कि ये सब होना चाहिए, ये करना चाहिए, और इस सारी चीज के लिए जो जरूरत लगती है तो वो मंत्री जी ने अपनी बात में कही है। अगर बात कही तो बुरा नहीं है उसमें कुछ भी। आपको क्या लगता है कि क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बैकफुट पर भी जा सकती है? हालांकि 7 सदस्यीय कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है विक्रमादित्य के बयान के बाद जब इतना बवाल मचा तो फूंक फूंक कर कांग्रेस पार्टी कदम आगे बढ़ा रही है और बड़े नेताओं की ओर से सफाई सामने रखी जा रही है। जयराम ठाकुर जी, देखिए चित्रा जी, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि विधानसभा का सत्र चला था। सत्र में इनके एक वरिष्ठ मंत्री, एक मंत्री जो विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करना चाहिए। और उन्हें आगे बढ़ करके भी बात कही कि बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि यहाँ के रहने वाले ने, हो सकता है वो बांग्लादेशी हैं और उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ऊपर से ऐसा दबाव डाल दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि इसको बर्खास्त करो, इस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। और दूसरे दिन के बाद मंत्री के ऊपर इस कदर दबाव आ गया कि वो अपने बयान से बच करके निकलने की कोशिश करते रहे। और वही स्थिति विक्रमादित्य जी की है, जो पिछले कल उन्होंने बयान दिया और उस बयान के मुताबिक जो उन्होंने बात कही हकीकत है।
कि जरूरत इस बात की है कि वेंडर पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। और क्या गुनाह है उसमें? अगर किसी की जांच या किसी की पहचान को हमने जाहिर करने के लिए बोल दिया कि आप अपने काम करिए, लेकिन उसके बावजूद आपका नाम, पता, एड्रेस जो है वहां पर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात कही, लेकिन ऊपर से दबाव इस तरह का आ गया। और विक्रमादित्य जी को भी बोल दिया कि भाई आपने जो बोला है उसके लिए आप माफी मांगो, नहीं तो मंत्रिमंडल से निकाल देंगे। ऐसी ऐसी बातें हम सुन रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक अलग तरह का सोच का एक परिदृश्य है। उन्हें वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए और वोट। जयराम ठाकुर जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाने की शुद्धता का मामला था जिसके बाद इस तरह का फैसला किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मामला अलग है। वहां पर बाहरी बनाम स्थानीय लोगों को लेकर हाल के दिनों में हमने बहुत ज्यादा विवाद देखे हैं। आपको लगता है कि इस फैसले को कांग्रेस की सरकार लागू कर लेगी और इसके लिए वो प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, मुझे तो इसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा लगती नहीं है। इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी सरकार बनने के बाद बयान देते हैं तो उनने जो अपनी भाषा जिस प्रकार से इस्तेमाल की थी कि मैं 97% हिंदुओं के प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया, वो एक उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि वो सोचते क्या है और बोलना क्या चाहते हैं। तो इस सारी चीज के मुताबिक मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी स्थिति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज लोगों में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा जो है एक नाराजगी है कि बाहर के लोग भले आए लेकिन अपनी पहचान बताएं। और लेकिन जयराम ठाकुर जी, चाहे अनिरुद्ध सिंह हो, विक्रमादित्य सिंह हो या कांग्रेस पार्टी के जैसे जितने भी तमाम नेता, वो जिस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वक्त पर जो कोर इशू हुआ करता था उसको कब्जे में लेने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। तो इससे सफलता और श्रेय तो कांग्रेस को ही मिलेगा ना। इस पे बीजेपी को इतना खुश होने की क्या जरूरत है जयराम ठाकुर जी? हम किसी बात को लेकर खुश नहीं है। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, जो हकीकत है उस हकीकत को समझिए और हकीकत के मुताबिक चलिए। सच्चाई जो है यही है। लोगों में आक्रोश है, रोष है, और उस बात को लेकर के आज देखिए शिमला जैसे स्थान पर जहां बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोगों ने प्रदर्शन किया। कोई नेता उसमें नहीं गया, कोई पार्टी का बैनर नहीं था, लेकिन अपने घर से निकले लोग। और इसका मतलब क्या है कि लोगों के बीच में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। और वो गुस्से के चलते जो है कांग्रेस पार्टी के नेता दबाव में तो लग रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दबाव में है तो काम भी उसके मुताबिक करिए। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बात कह दी और सारे काम को टाल दिया। तो मुझे लगता कि आवश्यक नहीं होगा। आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं इस मामले में आप? हम हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है और शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रहते रहे। इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं, और ये घटनाएं हुई है और ये सरकार की नाकामयाबी है। और अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक ओवैसीद्दीन की जो पार्टी है उनका एक नेता हिमाचल प्रदेश में आता है और उस मस्जिद में जाता है, वहां वीडियोग्राफी करता है, और वीडियोग्राफी करते करते वहां पर उसमें रिकॉर्ड करता है कि इस भवन से ज्यादा, इस बिल्डिंग से ज्यादा सामने वाली बिल्डिंग ऊंची है। अगर इसको तोड़ने की बात आई तो वो सामने वाली बिल्डिंग पहले टूटनी चाहिए। उन्हें मालूम नहीं है कि जो सामने वाली बिल्डिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उसकी प्रॉपर परमिशन है, प्रॉपर जो रूल्स के मुताबिक उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो अनऑथराइज्ड नहीं है। और जो हिमाचल प्रदेश में जो जिस स्ट्रक्चर की वो जो ओवैसी के पार्टी के जो जिला स्टेट के जो प्रेसिडेंट दिल्ली से यहाँ पर आए थे, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। ये एस्टेब्लिश हो गया है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, यही बात है। लेकिन ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है इसमें बीजेपी को भी जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी क्या सलाह दे रही है इस कमेटी के भीतर, क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं, हमारा तो साफ है। पहले हम एजेंडा देखना चाह रहे हैं कि वो सोचते क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी इस सारे मामले को हशप करने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं करने की कोशिश कर रही है, इसकी गंभीरता को समझे और गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई करे। और इसको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बाकी जगह जो हुई पड़ी है इंडिविजुअल्स की, उसके साथ ना जोड़े। इसके साथ जन भावनाएं जुड़ी हैं
और उसके मुताबिक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम जरूर मांग करें। जयराम ठाकुर जी, लेकिन एक और सवाल है। हाल के दिनों में हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता या मंत्री ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी बड़ी ज्यादा संतुष्ट या फिर खुश दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहां पर मेरा सवाल है, आप भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे, आप लोगों की ओर से ये फैसले नहीं लिए गए तो वहां पर आप लोगों की कमजोरी थी। अब कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक बात मैं बड़े स्पष्ट कर रहा हूं कि एक तो हमारी सरकार के दौरान बहुत कानून व्यवस्था बहुत बेहतर रही, शांति से सारी व्यवस्थाएं चलती रही। दूसरी बात मैं कहूं कि जो वेंडर पॉलिसी की बात है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान की बनी नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट, हमने शुरू कर दी था ये सारा वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, उनका वेरिफिकेशन हमने शुरू किया था। कांग्रेस ने आकर के इसको बंद कर दिया था, अब वो शुरू करने की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, अभी हालात जिस प्रकार के बने हैं उस हालात के मुताबिक एक स्थिति ये बनी है, उनको अब लग रहा है कि अगर नहीं किया तो नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, ऐसा लग रहा है उनको। और इस बात को लेकर के फिर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब हम कुछ करेक्शन कर लें और इसी सारी चीज को लेकर के वो लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं चित्रा जी, बिल्कुल ईमानदारी अभी भी कांग्रेस की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ये जो आवाज उठ रही है उसमें स्पष्टता की कमी है और ईमानदारी की भी कमी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इस पर पहली प्रतिक्रिया अजय वर्मा जी आपकी ले लूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अब चूंकि बीजेपी का कहीं से जिक्र हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी असहज हो जाती है, फिर नेताओं को बुला बुलाकर फटकार लगानी पड़ती है। क्या ये कारण है अजय वर्मा जी? देखिए, मैं देश की सबसे योग्य एंकर्स के सामने से एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद भी बड़ा सम्मानित होता है। 15 बार उन्होंने 12 मिनट के इंटरव्यू में 15 बार कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से बहुत बेचैन है और घबराए हुए लोग हैं। क्योंकि हालांकि हिमाचल में ना कोई चुनाव है, लोकसभा भी हो गए, विधानसभा भी हो गए, बाय इलेक्शन भी हो गए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एजेंडा केवल उत्तर प्रदेश के बाया 10 इलेक्शंस और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, ये केवल उस चुनाव को प्रभावित, हालांकि होंगे नहीं, वोटर बहुत समझदार है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोट की राजनीति हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को बनाना चाहते हैं और उसका एंगल दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं और उस पर चाहते हैं कि कांग्रेस को बदनाम करें किसी भी तरह से। दाम दंड जितने भी लगा सकते हैं वो सारे करना चाहती है बीजेपी कांग्रेस पार्टी को, वो आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी जो हमेशा से ही बदनाम है, जिसको वोटर्स ने 2014, 19 और 24 में बदनाम रूप से ऑपोजिशन में बनाया, उसको हमको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों बात करी थी कर्नाटका की, विक्रमादित्य सिंह को इसीलिए तलब किया गया क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो लार्जर हिंदू कम्युनिटी की भूमि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है और मस्जिद से और ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। मुझे बताइए, कर्नाटका के अंदर जब इनने लैंप पोस्ट हनुमान जी के वहां से हटाया था, हनुमान जी के देव स्थल से हटाया था, तब तो खरगे जी ने तलब नहीं किया। क्यों यहां पे तलब किया गया? क्योंकि इनको इनकी वोट बैंक की चिंता है। अब मैं लॉ की बात करना चाहता हूं चित्रा जी। कानून का सेक्शन 56 जिसकी बात विशाल जी कह रहे थे, उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना है अगर कोई अपने नाम को कंसील करता है और अनहाइजीनिक फूड को करता है। हिमाचल प्रदेश की स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर अगर जो रैंक आप देखेंगे वो 14 नंबर पे आती है, उसका स्कोर 50 से नीचे है। तो इस संबंध के अंदर अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर 20 सितंबर को एक और आपको खबर बताऊंगा जिसके अंदर 80 में से 40 आधार कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स का एक ही नाम पे आए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर पारदर्शिता की बात करी जाए, जो जमीन से मुद्दा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? भले उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, जो पारदर्शिता की तरफ कानून को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? ये पॉइंट नंबर 1 है। दिक्कत कांग्रेस भंडारी जी वोट बैंक के रूप से देख रही है। आप तो योग पत्रकार भी रहे हैं, व्यक्ति बात एंकर भी रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, भाजपा के प्रवक्ता। चित्रा जी मैं इनको सुन रहा जी के पास भी जाना है, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति बोल रहे थे। चित्रा जी, आशुतोष जी ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वो पूरा ऑर्डर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ ला सकता है और स्ट्रीट वेंडर एक्ट के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है, परंतु उस वक्त इन्होंने अपोजिशन किया। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान देखते हैं, तो आतंकवादी तक को छुड़वा देते बनारस बास केस के अंदर, अयोध्या बास केस के अंदर, क्योंकि इनके वोट बैंक को इश्यू है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो न्यायपूर्वक है। जैसे अगर मैं आपके अटल बिहारी की सरकार में आतंकवादी को किसने छुड़ाया था, पंजाब में ले जाकर जानना चाहेगा कि बोलने दे, ठीक है आशुतोष वर्मा जी।
नहीं चित्रा जी, देखिए दो चीजें समझिए, ये हिमाचल प्रदेश की जो घटना है और जो उत्तर प्रदेश के आदेश है, इसमें कोई समानता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार या कांग्रेस की सरकार वही कर रही है जो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया था। याद कीजिए 2020 में स्ट्रीट वेंडर सप्ताह प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया था, और हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की बड़ी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सुलझा नहीं पाई, कांग्रेस की सरकार सुलझा रही है। तो अब तकलीफ आपको भी दिखी, कितनी बार परेशान थे जयराम ठाकुर जी कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, और ये सरकार जो है वो तुरंत इसको सुलझाए दे रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको फटकारा नहीं था तो आप किसने रोका था? एक मिनट, बीच मत बोलिए। जब आपको फटकार नहीं लगाई थी तो आपको किसने रोका था? आप नियम बना लेते। आपने कहा था कांवड़ यात्रा पे जाने वाले जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं वो अपना नाम आगे चिपकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश के अधिनियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि नाम आगे लगाएंगे। आप कंपनी का नाम लिखिए, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, तब तो ये हालत हो जाएगी चित्रा जी, हर एप्पल फोन के पीछे स्टीव जॉब्स लिखने लगेंगे, और आप जो है आज तक की जगह आप देखिए, अगर हम एप्पल कौन बनाता है, क्या ये छिपी हुई बात है? बीच में क्या ये छिपी हुई बात है आशुतोष वर्मा जी? मुझे ऐसा लगता है, एक सेकेंड, हमें इस तरह का माहौल अपने देश में बनाना होगा कि कोई भी अपनी नाम या पहचान छिपाने में उसको हिचक नहीं हो। नाम बताने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको बीच में नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने कहा, एक मिनट राजा जी, एक मिनट, जैसे मैंने कहा कि जैसे इन्होंने बोला अल कबीर का जो मालिक है उनका नाम सतीश सबरवाल है। ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो बिजनेस अल कबीर से करता है, करने दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए वाहिद बिरयानी जो है वो वाहिद बिरयानी के नाम से है, तो वाहिद का नाम लिख रहा है, वो जरूरी है कि मोहम्मद वाहिद लिखे। देखिए ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी दुकान का नाम कौन क्या लिखता है ये एक अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन दुकान किसकी है, उसके पास क्या उस तरह का लाइसेंस है या फिर नहीं है, इसको लेकर लंबे समय से बहस चलती हुई चली आ रही है। आगे भी नए सिरे से ये बहस जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तरह मॉडल अगर हिमाचल प्रदेश में आता है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह इसको लेकर जरूर मच जाती है, जिसको लेकर लगातार दंगल में हम चर्चा कर रहे थे। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों का एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप भी हैं। अब आगे क्या होगा हिमाचल प्रदेश में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।